गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप 9th। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 साउंड। साउंड साउंड क्या होती है जिसको हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। Every day we hear sound from various sources like human, birds, bells, machine, vehicles, television, radios. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our eyes. There are also other forms of energy like mechanical energy, heat energy, light energy. We have talked about mechanical energy in the previous chapter. You have been taught about conservation of energy, which state that we can neither create nor destroy energy. अब साउंड भी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे ये एक्टिविटी बताई है, फिल वाटर इन अ बीकर और अ ग्लास अप टू द ब्रिम, gently touch the water surface with one of the prongs of the vibrating tuning fork as shown in figure 12.2। यहाँ पे एक वाटर का ग्लास है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ उसको बीट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डिप द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क इन वाटर एज शोन इन फिगर 12.3। ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन बोथ द केसेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वाई दिस हैपन। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्टिविटी में ग्लास के ऊपर टर्निंग फोक को वाइब्रेट किया एंड नेक्स्ट टाइम उसी ट्यूनिंग फोक को किसमें, वाटर में वाइब्रेट किया। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू कंक्लूड? यू can you produce sound without a vibrating object? In the above activity we have produced sound by striking the tuning fork. We can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing और shaking different objects। अब यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट जो है कैसे प्रोड्यूस करेगा साउंड, जब भी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। द साउंड मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जहाँ से भी साउंड ट्रैवल करती है किसी सब्सटेंस या मैटर के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। अब मीडियम जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसेस भी हो सकती हैं। सो इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। साउंड moves through a medium from the point of generation to listener। अब साउंड जो है वो मूव करती है पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ से वो जनरेट हुई है, और लिसनर तक। When an object vibrates, it sets the particle of medium around it vibrating. The particle do not travel all the way from the vibrating object to the air। अब जो साउंड होती है वो मीडियम, कौन से मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है वो प्रोड्यूस या ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में। वैक्यूम होती है जहाँ पे एयर नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। सो साउंड जो है वो कहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है, वैक्यूम में। नेक्स्ट आता है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। क्या है, कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एट्सेट्रा फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अब वो प्रोपोगेट कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जो साउंड है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। द रीज़न वेयर द कॉइल बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कॉम्प्रेशन। यहाँ पे ये सी आर कुछ इस तरह से वो रिप्रेजेंट किया है। जहाँ पे कॉइल जो है वो इकट्ठी है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेशंस, और जहाँ पे दूर दूर है उसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन।
As we already know, sound propagates in a medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in the slinky and the sound propagate in the medium. These waves are called longitudinal waves. यहाँ पे longitudinal wave का एक एग्जाम्पल बताया है. जब भी वाइब्रेट करेंगे, कुछ जो कॉइल्स है वो क्लोज़र आएंगे, कुछ दूर जाएंगी, तो उनको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड. 3 चीज़ों से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड से. A sound wave in a graphical form is shown in figure 12.8, which represent how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. यहाँ पे बताया है कि डेंसिटी और प्रेशर है जो है वो चेंज करता है जब साउंड वेव मूव करती है किसी मीडियम में. द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद डिस्टेंस above and below the average value of density and pressure, and represent the density and pressure variations respectively as the sound waves propagate in a medium. Compression are the region where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve. The peak represent the region of maximum compression. Thus compression are regions where density as well as pressure is high. compression जो होता है वो crowded area है और उसको अपर कर्व से डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे. और जो पीक है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन. कंप्रेशन जो है उस रीजन में डेंसिटी और प्रेशर जो होता है वो हाई होता है. रिफ्रैक्शन आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय वैली, दैट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व. A peak is called the crest and a valley is called the trough of a wave. अब यहाँ पे ये वेव बताई है. सो वेव ये ऊपर की तरफ जब भी जाएगी, ये पीक, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. ये एवरेज डेंसिटी और प्रेशर है. ये ऊपर पीक में क्रस्ट है और लोअर वाले पार्ट में ट्राउट है. The distance between two consecutive compressions C और two consecutive rarefactions is called the wavelength. जो इनके बीच में डिस्टेंस आएगा compression या rarefaction के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, wavelength. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से लैम्डा. ओके, इट्स SI यूनिट इज़ मीटर और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर. The frequency tells us how frequently an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum per unit time is called the frequency. So frequency क्या होती है कि ऑब्जेक्ट पर टाइम जो है वो कितना वाइब्रेट कर रहा है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है ड्रम बीटिंग का, तो पर यूनिट टाइम वो कितना बीट कर रहा है ड्रम को, उसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी. सो फ्रिक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसकी SI यूनिट होती है हर्ट्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V. द टाइम टेकन बाय टू consecutive compressions or rarefaction to cross a fixed point is called the time period of the wave. द टाइम टेकन बाय टू consecutive, जो टाइम टेकन है दो consecutive compressive और rarefaction के बीच में, टू फिक्स पॉइंट के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव. सो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है म्यू 1/T से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन के बारे में बात की है. ये ड्राउट, क्रस्ट एंड कंप्रेशंस में डेंसिटी और प्रेशर हाई होंगे, रेयरफैक्शन में डेंसिटी और प्रेशर लो होंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में बताया है. द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड कंडीशन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी जो
साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो वो क्या डिफर करेगी उसमें, पिच। अब यहाँ पे पिच क्या होती है, हाउ द ब्रेन इंटरप्ट्स द फ्रीक्वेंसी एंड एम्बिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। जितने फास्ट कोई भी सोर्स वाइब्रेट करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, पिच होगी। Thus, a high pitch sound corresponds to more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time. So जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंप्रेस करेंगे, रेयर फैक्शन होगी उसमें पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे the speed of sound is defined as distance which a point on a wave such as a compression or a rarefaction travels per unit टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड में, वेव की फॉर्म में। सो डिस्टेंस ओवर टाइम, इसलिए डिस्टेंस की जगह क्या लिखा है, लैम्डा ओवर टाइम। अब लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है साउंड वेव की। इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। 10। अब वी जो है, वी यहाँ पे स्पीड है इज़ इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। अब न्यू कैसे आया, फ्रिक्वेंसी जो होती है पर यूनिट टाइम 1/t। सो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, न्यू। दस स्पीड इज़ इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। स्पीड क्या है, स्पीड का एक नया फॉर्मूला आता है साउंड में, वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। Next, the amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity. जो भी जितनी भी साउंड एनर्जी पास कर रही है यूनिट एरिया में हर एक सेकंड में, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी इंटेंसिटी। वी समटाइम यूज़ द टर्म लाउडनेस एंड इंटेंसिटी interchangeably but they are not the same. Loudness is a measure of response of air to the sound. loudness होती है जो हमारे एयर में साउंड के रिस्पॉन्स पहुंचता है, और इंटेंसिटी होती है जो भी साउंड पास कर रही है एक यूनिट एरिया पर सेकेंड में। Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as a louder than the other simply because our ear detect it better. Speed of sound in different mediums. अब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सॉलिड में जो है वो स्पीड जो होती है साउंड की वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे बताया है। एल्यूमिनियम 6420, निकल 6040, स्टील 5960। सो इस वे में जो है आपको वो स्पीड ऑफ साउंड बताई है डिफरेंट मीडियम्स में। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जहाँ पे साउंड इंसिडेंट करेगी और फिर से वो क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल। लाइक light sound get reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. The directions in which the sound is incident and reflected make equal angle and the normal to the reflected surface at the point of incidence, and the three are in the same plane. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for reflection of sound wave. अब वही सेम रिफ्लेक्शन, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। एंगल इंसिडेंट लाइन, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड जो हैं वो तीनों एक ही लाइन में लाए करते हैं। और साउंड के लिए भी क्या चाहिए, ट्रैवल करने के लिए पॉलिश्ड सरफेस चाहिए। नेक्स्ट आता है इको। नेक्स्ट है इको। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called a echo. यहाँ पे बोलते हैं अगर हम किसी भी एक टॉल बिल्डिंग या माउंटेन के आगे क्लैप करेंगे, शाउट करेंगे, तो वो आवाज़ फिर से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। दिस साउंड विच वी हेयर, जिस आवाज़ को हम सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इको।
The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second. अब जब भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी, सो इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 0.1 सेकेंड. If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second. तो यहाँ पे भी वही सेम बात बताई है कि जब भी साउंड रिफ्लेक्ट करेगी तो जो रिफ्लेक्ट बैक वो हमारे कानों तक पहुँचेगी, उसमें कितना डिस्टेंस होगा, टाइम इंटरवल होगा 0.1 सेकेंड का. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 into 0.1 second is equals to 34.4 meter. यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, वो 34.4 मीटर. Echo we heard more than once due to successive or multiple reflection. The roaring of thunder is due to the successive reflection of the sound from a number of reflecting surface such as a cloud and the land. यहाँ पे echoes के examples बताए हैं. अब next आता है रिवर्बरेशन. इसमें क्या होता है कि जब भी आप हॉल में बैठोगे तो आवाज़ आपकी क्या होती है, गूंजती है. द साउंड क्रिएटिंग इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल अंटिल इट इज़ रिड्यूस टू अ वैल्यू वेयर इट इज़ नो लॉन्गर ऑडिबल. The repeated reflection that result in this persistence of sound is called reverberation. In an auditorium or big hall, excessive reverberation is highly undesirable. To produce this, the roof and wall of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed fiber board, rough plasters or draperies. So तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाउडनेस हो जाती है, बहुत आवाज़ आती है, इसलिए इसको रिड्यूस करने के लिए साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. Uses of multiple reflection of sound. Megaphones, horns, musical instruments such as trumpet और यहाँ पे मेगाफोन्स के बारे में बताया है. ऑल ये जो भी चीज़ें हैं वो डिज़ाइन की हैं टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन, कि एक ही डायरेक्शन में साउंड जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में वो नहीं जाए. Stethoscope is a medical instrument used for listening to sound produced within the body. ये जो होते स्टेथोस्कोप हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी इंटरनली जो साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट और लंग्स की. इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर एयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो ये भी किस फिनोमिना से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जनरली द सीलिंग ऑफ कंसर्न्ड हॉल, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall as shown in figure 12.14. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spread evenly across the width of the hall. अब जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, उनके जो ऊपर सिनेमा हॉल्स होते हैं वो कर्व फॉर्म में होते हैं ताकि जो साउंड है वो क्या कर सके, रिफ्लेक्ट बैक हो सके. रेंज ऑफ हियरिंग. सो हमारी ऑडिबल रेंज कितनी है, साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स, इंफ्रासोनिक and ultrasonic. Sound of frequency above 20 hertz are called infrasonic sound. If we could hear infrasonic sound, would hear the vibration of pendulum just as we hear the vibration of wings of a bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 Hz. Whales and elephants produce sound in the infrasound range. It is observed that some of the animals get disturbed before earthquake. Earthquake produce low frequency infrasound before the main shock wave begin, which possibly alert the animals. Frequency higher than 20 kHz are called ultrasonic sounds. Ultrasounds is produced by dolphins, bats, and moths of certain
families have very sensitive hearing equipment. These modes can hear the high frequency squeaks of the bat and know what a bat is flying nearby and are able to escape capture. Rats also play games by producing ultrasound. सो एक है इंट्रासोनिक जो लेस देन 20 होती है एंड अल्ट्रासोनिक जो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स होती हैं. पीपल्स कौन सी हेयर कर सकते हैं जो 20 और 20,000 किलो हर्ट्स फ्रिक्वेंसी की रेंज तक वो क्या करेंगे, हेयर कर सकते हैं. वो एक ऑडिबल रेंज होती है किसकी, ह्यूमंस की. यहाँ पे बताया द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 किलो हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. सो ऑडिबल रेंज कितनी है, 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स तक. एप्लीकेशंस क्या है अल्ट्रासाउंड की. Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach places, for example, spiral tube, odd shapes parts, electronic components. Objects to be cleaned are placed in a clinical solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to the high frequency, the particles of dust, grease and dirt get detached and drop out. The object does get thoroughly cleaned. ये ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है. अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लोज इन द मेटल ब्लॉक्स. मेटल्स में जो भी क्रैक्स होते हैं, फ्लॉस होते हैं, उनको भी किसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू. Ordinary sound of longer wavelength cannot be used for such purpose as it will around the corners of ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart. The technique is used इकोकार्डियोग्राफी यूज़ की जाती है. अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अल्ट्रासाउंड जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी की, उसको उसकी इमेज भी अल्ट्रासाउंड के स्कैनर से पता चलती है. डॉक्टर में image the patient's organs such as the liver, gallbladder, uterus, kidney. It helps the doctor to detect abnormalities such as stone in the gallbladder and kidney or tumors in different organs. Ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidney into fine grains. These grains later get flushed out with urine. Ultrasound के थ्रू जो स्टोन होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं. अब आता है सोनार. इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाटर अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. ये जो है वो यूज़ किया जाता है डिस्टेंस मेज़र करने के लिए. किसका, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड जो भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं. कंसिस्ट ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर एंड इज इंस्टैंट इन अ बोट और अ शिप. इसमें डिटेक्टर होता है, ट्रांसमीटर होता है. The transmitter produces and transmits ultrasonic waves. These waves travel through water and after striking the object on the sea get reflected back and are sensed by the direction. इसमें ट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और ये वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती है वाटर में. सो इससे हमें पता चलता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड क्या है. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है ह्यूमन ईयर का. पिना, हैमर, एनविल, स्ट्रिप अप ऑफ अ विंडो, ऑडिटरी नर्व, कॉलिया, टिम्पैथिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल एंड ऑस्टेकिम ट्यूब, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. ये पूरे हमारे जो एयर है उसकी एक डायग्राम है, लेबल डायग्राम. ये आउटर एयर को बोलते हैं पिना. इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग. ये कलेक्ट करता है साउंड को सराउंडिंग से. द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल. एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम. उसके बाद एयर ड्रम आता है. एयर ड्रम इज द साउंड ट्रांसमीटर. एयर ड्रम जो है वो साउंड को सराउंडिंग से, सराउंडिंग से कलेक्ट करता है. साउंड को सराउंडिंग से. द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल. एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम. उसके बाद एयर ड्रम आता है.
When a compression of medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases, forces the eardrum inward. उसके बाद वो उस साउंड को इनवर्ड अंदर की तरफ ले जाता है. सिमिलरली द एयर ड्रम मूव आउटवर्ड व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन रीचेस. जब कंप्रेशन होगा तो अंदर की साइड जाएगा, रेयर फ्रैक्शन होगा तो बाहर की तरफ आएगी वेव्स. द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम बाय 3 बोन्स लाइक हैमर, एंविल एंड स्टेप अप. 3 बोन्स से जो है वो वाइब्रेशन एम्पलीफाइड की जाती है. द मिडल एयर ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ear. In the inner ear, the pressure variation are turned into electrical signal by chordia. These electrical signal are sent to the brain by the auditory nerve, and the brain interrupt them as a sound. ये जो भी सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल वे में, हमारे सिग्नल्स की वे में हमारे ब्रेन तक जाते हैं. ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व, और उसके थ्री ब्रेन जो है वो इंटरप्ट करता है देम एज अ साउंड. थैंक यू स्टूडेंट. ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 साउंड. आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप पिछले जो चैप्टर हैं उनको भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.